अगला दिन सुबह का वक्त था। सूर्यवंशम पैलेस को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया जा रहा था। चारों तरफ एक अलग ही चमक, चहल पहल और रौनक थी। इस वक्त मंदिर में पंडित जी भी मौजूद थे। वहां पर हवन कुंड जल रहा था और कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे। पंडित जी, उनके साथ सिया और राम भी मौजूद थे वहां पर, और सब लोग भी वहां बैठे हुए थे, मंत्रों को सुन रहे थे। तभी पंडित जी ने कहा, आगे की पूजा आप अपनी बेटी को बुलाइए, वही वही करेगी। उसके हाथ से ही अब पूजा होगी आगे की। यह सुनकर राम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और सिया को देखने लगे। सिया अपनी जगह से उठते हुए वह सीधे मन्नत के कमरे की तरफ बढ़ गई। वह कमरे के बाहर पहुंची। उसने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, प्रिंसेस आर यू रेडी? और फिर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही उसके सामने रेड कलर की स्लीवलेस शरारा पहने मन्नत खड़ी थी। मन्नत को देखते ही सिया के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त मन्नत उसे बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह वाकई जन्नत से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। सिया ने आगे बढ़कर उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे, इतनी खूबसूरत लग रही हो। यह कहते ही उन्होंने उसकी नजर उतारी और मन्नत ने हंसते हुए कहा, मम्मा, आप सारा दिन कम से कम 10-15 बार मेरी नजर उतारती रहती हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नजर लग जाएगी? मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ। इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लोग पड़े हैं। इसके जवाब में सिया ने उसके हाथ को पकड़कर प्यार से अपने पास खींचकर कहा, वह चाहे कितने भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी नजरों में तो मेरी बेटी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी। और अब चलो मेरे साथ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, पूजा का वक्त हो रहा है। इसके जवाब में मन्नत ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह सीधे मंदिर में आ गई और फिर पूजा करने लगी। लगभग 1 घंटा तक पूजा चली। पूजा खत्म होने के बाद मन्नत ने अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मम्मा, आपने तो आज मुझसे पूजा करा करा के मेरी तो जान ही ले ली। यह सुनते ही सिया ने तुरंत उसको रोकते हुए कहा, यह क्या बोल रही हो तुम? कभी ऐसा अपने मुंह से मत निकालना आज के बाद, तुम समझी ना? आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारी तो लंबी उम्र हो, यही हम चाहते हैं, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। यह सारी बातें सुनकर मन्नत ने मुंह बनाकर कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और पूजा में बैठने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब प्लीज मुझे जल्दी से कुछ बना दीजिए, नहीं तो मैं भूख के मारे यहीं बेहोश हो जाऊंगी। तभी सिया ने कहा, अरे मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं अभी अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह जाने लगी। तभी राम ने भी मुंह बनाकर कहा, बस बेटी का ख्याल है, पति का तो ख्याल ही नहीं है। नहीं, बेटी के अलावा पति पर भी कभी ध्यान दे दिया करो। मैं भी तो सुबह से भूखा हूँ, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। यह सुनकर सिया के कदम वहीं रुक गए और उन्होंने मन्नत को देखकर कहा, मन्नत, कह दे अपने डैडी से कि आज मैं उनसे नाराज हूँ, इसलिए अपने डैड से कह दो कि जो भी नाश्ता बनेगा उन्हें भी मिल जाएगा। चुपचाप से अपनी जगह बैठे रहें और कोई भी डिमांड ना करें मुझसे। यह कहकर वह वहां से चली गई। तो वही मन्नत ने नासमझी में कहा, राम को देखते हुए कहा, डैडी क्या हुआ? मम्मा आपसे नाराज क्यों हैं? मम्मा आपसे? यह सुनकर राम ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी मम्मा के तो नखरे कम ही नहीं होते, बुढ़ापा आ गया है मेरा उनके नखरे उठाते उठाते, लेकिन वह अभी भी वैसी की वैसी है। यह सुनकर मन्नत हंसने लगी और फिर तभी राम के फोन पर किसी का फोन आया। राम ने अपना फोन पिक किया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। वह वहां से साइड में चला गया। इधर मन्नत भी मंदिर से बाहर निकल रही थी, पर तभी अचानक से वह किसी से टकराकर वही जमीन पर गिरने वाली थी। उससे पहले ही किसी ने उसको पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ते ही, बेटा आराम से, अभी तुम्हें लग जाती तो। यह कहते हुए अमन जल्दबाजी के साथ मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई है।
मन्नत ये देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अंकल आप भी ना, आप तो बिल्कुल ही मेरे डैड की तरह तेज हो। जैसे हो आप मुझे लेकर इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हो जाते हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहकर मन्नत मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अमन उसे जाते हुए देखकर खुद से बोला, बेटा जब जब तुम्हें मुझे अपने मुँह से अंकल कहती हो तब तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब मैं इस तकलीफ को अपनी आदत बना लिया हूँ। और अब रही बात तुम्हारे लिए ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहने की, तो तुम मेरी बेटी हो, तो तुम्हें एक खरोच भी आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तभी फिर उन्होंने अपना दिमाग झटका और फिर वह सीधे राम की तरफ बढ़ गए। इधर राम सीरियस बात कर रहा था। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कॉल पर कहा, किसने मेरे आदमियों को मारा और उनकी लाश अभी तक क्यों नहीं मिली? आखिर तुम सब कर क्या रहे थे? एक दिन दहाड़े कोई मेरी फैक्ट्री को आग से जलाकर राख कर देता है और वह तुम लोग देखते ही रह जाते हो। और तो और मेरे आदमियों को भी गायब कर दिया जाता है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें अभी तक उस इंसान के बारे में कुछ पता नहीं चला। आखिर कौन सा ऐसा दुश्मन पैदा हो गया है जो सूरवंशम खानदान से दुश्मनी लेना चाहता है? देहरादून तो क्या पूरी इंडिया में कोई भी मुझे से आज तक दुश्मनी लेने की औकात नहीं रखा है। तो फिर यह कौन सा पैदा हो गया है जो कुछ ही दिनों में इस तरह से मेरी फैक्ट्रियों को एक एक करके बर्बाद कर रहा है? इधर से कॉल पर मौजूद इंसान ने कहा, बॉस हम पता लगा रहे हैं, बहुत जल्द ही हम उन आदमियों को भी पता लगा लेंगे जो कोई भी यह काम करवा रहा है। उनके बारे में भी हम पता करवा लेंगे, हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए बॉस। पर राम ने गुस्से के साथ कहा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, इसलिए मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता हूँ, वरना जिस तरह से मेरी फैक्ट्री को बर्बाद किया जा रहा है मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। लेकिन तुम लोगों के पास अब सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है। 2 दिन के अंदर पता लगाओ कि ऐसा कौन कर रहा है, और मेरे साथ अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक ही दिन में बर्बाद हो जाऊंगा। उधर से फिर कॉल कट हो गया और तभी अमन ने कहा, बॉस शांत हो जाइए, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इसके जवाब में राम ने कहा, गुस्सा करने वाली तो बात ही है, तुम्हें तो पता ही है ना कि कुछ पिछले 1 हफ्ते से क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे आसपास एरिया की सभी फैक्ट्रियों को जलाया जा रहा है और यह सब कौन कर रहा है अभी तक हमें पता नहीं चल पाया। और तो और हमारे खास आदमियों को भी गायब कर दिया गया है। यह कौन कर रहा है? और तुम कह रहे हो कि शांत हो जाओ। ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि इस समय शांत रहूं। यह सब कुछ सुनकर अमन ने कुछ सोचकर कहा, बॉस आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या कभी आपने किसी से दुश्मनी की हो जो वह आपके साथ आज ऐसे दुश्मनी निभा रहा है? यह सुनते ही गुस्से के साथ राम ने कहा, अमन तुम तो मेरे साथ इतने सालों से हो ना, तो तुम्हें तो अच्छे से पता होगा कि मैं कभी दुश्मनी नहीं करता किसी से भी। मैंने तो हमेशा गरीबों की सहायता की है। इनफैक्ट मैं तो गरीबों की हमेशा मदद करता रहता हूँ। और तो और मैं दुश्मन से ज़्यादा अपने बिजनेस पार्टनर बनाता हूँ। मुझे नहीं पता यह कौन सा दुश्मन पैदा हो गया है जो मुझे से टकराने की औकात रख रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं सूरवंशम हूँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। यह सुनकर अब अमन भी चुप हो गया। तभी उसने एक गहरी सांस लेकर कहा कि आप अपना मूड खराब मत करो, आप आज की पार्टी पर ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा, क्योंकि आप इस मैटर को मैं ही हैंडल करूंगा। ऐसा अमन ने कहा। मुझे खुशी हो रही है अमन कि तुम इस मैटर को संभाल रहे हो, क्योंकि एक तुम ही हो जिस पर मैं आंख बंद कर विश्वास कर सकता हूँ। अब तुम इस पर ध्यान रखो, मैं पार्टी की तैयारियों को ध्यान रखता हूँ। यह सुनकर अमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और राम वहां से चला गया। तब फिर अमन को कुछ याद आया। वह अमन राम को रोकते हुए बोला, बॉस क्या आपने छोटे बॉस से बात की है? क्या आपको पता है कि वह यहाँ कब तक आने वाले हैं? यह सुनते ही अचानक राम के कदम रुक गए। उसने अपनी बोहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि वह लड़का मुझसे बात नहीं करता है। उससे बात करने के लिए मुझे उसकी सेक्रेटरी के पास फ़ोन करना होता है, और आज 2 दिन से उसका सेक्रेटरी भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है।
मुझे नहीं समझ आ रहा कि यहाँ कब आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ शायद आ चुका है। अमन खामोश हो गया और फिर राम वहाँ से निकल गया। इधर दूसरी तरफ मन्नत के कमरे में मन्नत के बेड पर इस वक्त बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेस रखी हुई थी। उस पर एक लड़की बैठी उसके ज्वेलर्स डायमंड से उसके लिए कुछ डायमंड चूज कर रही थी और इधर मन्नत को उस पर बैठी अपने फोन पर कुछ कर रही थी। तभी वह लड़की मन्नत को देखते हुए बोली, मन्नत तुम कितनी ज़्यादा लकी हो, तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेस हैं, कितनी सारी ज्वेलरीज हैं, कितने सारे अच्छे अच्छे सेट हैं। तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए मुझ जैसी लड़कियां तरस रही हैं, लेकिन तुम्हें देख रही हूँ कि तुम इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको इन सब से कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तुम कब से अपने फ़ोन में बिजी हो, जबकि तुम्हारे पास तो अभी अभी नया नया कलेक्शन आए हैं। यू नो व्हाट, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। यह सारी बातें कहकर उस लड़की ने मुँह बना लिया। वही मन्नत सुनकर उसे घूरने लगी और बोली, तुम मुझसे जेलस फील क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो। इनफैक्ट अगर तुम्हें कोई भी ड्रेस या इयररिंग्स पसंद आती हैं तो तुम ले सकती हो, मेरे पास बहुत सारी हैं, और अगर मैं एक बार कहूँगी तो मेरे डैड मेरे लिए नए नए कलेक्शन और लेकर आ जाएंगे। यह सुनते हुए लड़की एक्साइटेड में बोली, क्या यू आर सीरियस? क्या मैं इसे ले सकती हूँ? यह कहकर उसने 2-3 डायमंड की ज्वेलरी अपने पास रख ली। मन्नत ने ध्यान नहीं दिया और उसने बस अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त फोन पर था। तभी वह लड़की मन्नत के पास आई और बोली, क्या तुम दिखा सकती हो तुम क्या देख रही हो? कब से तुम फोन में बिजी हो? तभी मन्नत ने कुछ परेशान होकर कहा, ऑनलाइन जो वीडियो मैंने एडिट करके उस कंपनी को भेजे थे, अचानक से उन्होंने मेरी सारी एडिट वीडियो को रिजेक्ट कर दिया है और मेरे आईडी को ब्लॉक भी कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है जैसे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अभी तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यह सुनकर लड़की ने मन्नत के फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और बोली, मुझे देखने दो। यह सुनकर मन्नत ने उसे अपना फ़ोन दे दिया और वह लड़की कुछ देखने लगी। तभी उस लड़की ने कुछ सोचकर कहा, मुझे याद आया, इस कंपनी को तो अभी हाल में ही एक नए बिजनेस टैगन की डायरेक्ट टेक ओवर कर लिया है और अब वही इस कंपनी को नया चेयरमैन बन चुका है। और तो और कुछ ही वक्त में यह कंपनी देहरादून के साथ साथ इंडिया में भी टॉप पहुंच चुकी है। यह सुनते ही मन्नत ने हैरानी से कहा, तो क्या इसका मतलब है कि उस नए चेयरमैन ने यह सब कुछ किया है? मैं तो फिर भी सब कुछ सहन कर लूँगी, किसी तरह अपना काम चला लूँगी, लेकिन जो मुझसे दूसरे हैं और जिन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रही हो? तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचो। वैसे भी यह वीडियो एडिटिंग सिर्फ तुम अपने शौक के लिए क्या करती हो, है ना? और अब अगर उन्होंने तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर दी तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो। तुम अपने काम पर ध्यान दो और सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम्हारा पढ़ाई करना और शॉपिंग। यह सुनकर मन्नत ने कहा, शॉपिंग कर लूँगी, पर शॉपिंग करने का भी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैंने कितनी मेहनत से वह सब कुछ बनाया था, पर वह सब मेरा रिजेक्ट हो गया है। मुझे उस चेयरमैन को देखना है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसका नाम क्या है और वह कैसा दिखता है? मैं भी देखूं उस बुढ़े को जो इस तरह से मेरे काम को रिजेक्ट कर रहा है। बुढ़ा नाम सुनते ही नैना ने अपना सर नाम में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। वह कोई बुढ़ा नहीं, बल्कि उसके बारे में तो बहुत अफवाहें फैल रही हैं। वह सब कहते हैं कि वह यंग चेयरमैन है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, कोल्ड हार्टेड और एक तरह से हार्टलेस भी है। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर है और वह जल्दी ही नहीं किसी को मिलता, ना ही किसी को दिखता है। यह सारी बातें सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी हो गईं। कौन है वह जो कर रहा है ऐसी तबाही? और कल करवा दूंगी मुलाकात एक दीवानी की दीवानगी से।